नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर दिन हजारों सपने जन्म लेते हैं और उतने ही टूट भी जाते हैं। रात के करीब 10 बजे थे। अंधेरे में एक अपार्टमेंट की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झलक रही थी। अंदर नीरज ग्रोवर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो उन्हें इंडस्ट्री में अलग बनाता था। नीरज का फोन बजा। हेलो, नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी तरफ से एक नर्म आवाज आई। नीरज, मैं मारिया बोल रही हूं, थोड़ी हेल्प चाहिए थी। नीरज हल्का सा हंसे। तुम्हारे लिए तो हमेशा तैयार हूं, बोलो क्या हुआ। मारिया सुसाईराज, एक महत्वाकांक्षी लड़की जो बड़े सपने लेकर दक्षिण भारत से मुंबई आई थी। उसकी आंखों में स्टार बनने की चमक थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहली मुलाकात में ही नीरज ने उसमें कुछ अलग देखा था। एक दिन एक कैफे में नीरज ने मारिया से कहा, तुम्हें पता है इस इंडस्ट्री में टिकना आसान नहीं है। मारिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे आसान रास्ते पसंद भी नहीं है। नीरज मुस्कुराए, ठीक है, फिर देखते हैं तुम कितनी दूर जाती हो। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। समय बीतता गया। नीरज ने मारिया को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिलवाए, उसे सही लोगों से मिलवाया और हर कदम पर गाइड किया। एक शाम जब मारिया अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी, कमरे में बिखरे हुए बॉक्स, फर्नीचर इधर उधर, और मारिया थोड़ी परेशान दिख रही थी। ओ गॉड, ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी, उसने सिर पकड़ते हुए कहा। तभी दरवाजा खुला। तुम अकेली नहीं हो, नीरज ने अंदर आते हुए कहा। मारिया ने राहत की सांस ली। तुम आ गए, नीरज ने मजाक में कहा। अगर मैं नहीं आता तो ये घर शायद अगले महीने तक भी सेट नहीं होता। दोनों हंस पड़े। उस दिन देर रात तक दोनों साथ काम करते रहे। कभी फर्नीचर सेट करते, कभी चाय पीते, कभी हंसी मजाक। धीरे धीरे एक दोस्ती कुछ और बनती जा रही थी। एक ऐसा रिश्ता जो नाम के बिना भी गहरा हो रहा था। लेकिन हर कहानी में एक तीसरा किरदार भी होता है। कोची में तैनात इंडियन नेवी का एक अधिकारी, एमिल जेरोम मैथ्यू, मारिया का बॉयफ्रेंड। फोन पर, तुम आज फिर उसके साथ थी? जेरोम की आवाज में हल्का गुस्सा था। मारिया थोड़ी असहज हुई। वो बस मदद कर रहा था, मैं अकेली थी यहां। मुझे ये सब पसंद नहीं है मारिया, जेरोम ने सख्ती से कहा। तुम समझ क्यों नहीं रहे, वो सिर्फ एक दोस्त है, मारिया ने समझाने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर जेरोम बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मुंबई में उसी समय नीरज और मारिया बालकनी में बैठे थे। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। तुम बहुत बदल गई हो, नीरज ने धीरे से कहा। कैसे, मारिया ने पूछा। पहले तुम सिर्फ सपने देखती थी, अब उन्हें पाने के लिए लड़ भी रही हो। मारिया हल्का सा मुस्कुराई। और इसमें तुम्हारा भी हाथ है। नीरज ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी नजरों में कुछ अलग था। उस रात के बाद रिश्ते और उलझने लगे। एक तरफ नीरज जो हमेशा साथ था, दूसरी तरफ जेरोम जो दूर होकर भी हर चीज पर नजर रखे हुए था, और बीच में मारिया जो शायद खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो किस दिशा में जा रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले दिनों में यही रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे जहां से वापसी संभव नहीं होगी। 7 मई 2008, मुंबई की रात। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अंधेरे के धीरज में सॉलिटेयर अपार्टमेंट में एक फ्लैट की लाइट अभी भी जल रही थी। अंदर मारिया और नीरज। कमरे में आधा सेट हुआ फर्नीचर, कुछ खुले बॉक्स और बीच में 2 लोग जो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे। तुम्हें पता है ये शहर कितना अजीब है, मारिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। क्यों, नीरज ने पूछा। क्योंकि यहां हर कोई किसी न किसी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तुम अलग हो, उसने धीरे से कहा। नीरज हल्का मुस्कुराया। या फिर मैं भी वैसा ही हूं, बस तुम्हें दिखा नहीं। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, जेरोम कॉलिंग। मारिया का चेहरा थोड़ा बदल गया। उठाओ, नीरज ने सहज स्वर में कहा। मारिया ने कॉल रिसीव किया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम क्या कर रही हो? बस घर पर हूं, मारिया ने सामान्य बनने की कोशिश की। तभी पीछे से नीरज की आवाज आई। मारिया, वो फाइल कहां रखी है? फोन के उस पार सन्नाटा। फिर जेरोम की आवाज जो अब ठंडी और भारी थी। कौन है वहां? मारिया घबरा गई। वो नीरज है, बस मदद करने आया है। कुछ सेकंड की खामोशी, लेकिन इस बार यह खामोशी तूफान से पहले की थी। मैं आ रहा हूं,
जेरोम ने धीरे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा और फोन कट गया। कोची एयरपोर्ट। रात के अंधेरे में जेरोम तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो जुनून था जो इंसान को अंधा कर देता है। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मारिया, वो फाइल कहाँ है? उसने टिकट लिया, पहली फ्लाइट, मुंबई। उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न अपने घर वालों को, न अपने साथियों को। उसके अंदर सिर्फ एक ही शब्द था, बदला। 8 मई 2008 सुबह, मुंबई। मारिया का फ्लैट। दरवाजे पर घंटी बजी। मारिया, जो अभी अभी उठी थी, थोड़ी हैरानी में दरवाजे की तरफ बढ़ी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? उसने खुद से कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जेरोम। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सख्त, और बिना कुछ बोले वो अंदर चला आया। जेरोम, तुम यहां? मारिया की आवाज कांप गई। जेरोम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सीधे कमरे के अंदर गईं, और वहां नीरज खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। तो ये है वो दोस्त, जेरोम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। नीरज ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो, तुम गलत समझ रहे हो। गलत? जेरोम चिल्लाया। मैंने सब सुन लिया था कल रात। मारिया बीच में आई। प्लीज, तुम दोनों शांत हो जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहस तेज होती गई, आवाजें ऊंची होने लगीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ मत बोलो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। नीरज ने गुस्से में कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह से यहां आकर ड्रामा करने का। बस यही वो पल था। जेरोम का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अचानक वो किचन की तरफ बढ़ा। मारिया चिल्लाई, जेरोम नहीं! लेकिन उसने किचन से एक चाकू उठा लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में सिर्फ गुस्सा। नीरज ने पीछे हटते हुए कहा, देखो, बात से सुलझाते हैं। लेकिन जेरोम अब सुनने की हालत में नहीं था। अगले कुछ सेकंड सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जेरोम ने नीरज पर हमला कर दिया। मारिया चिल्लाई, स्टॉप जेरोम, स्टॉप! कमरे में अफरा तफरी मच गई। नीरज खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका जेरोम रुकने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीरज जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत। मारिया के हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर और सदमा। जेरोम भी कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। ये क्या हो गया? मारिया की आवाज टूट रही थी। जेरोम ने धीरे से कहा, मैं बस उसे डराना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक ऐसा कदम उठ चुका था जिसने तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस सुबह उस फ्लैट में सिर्फ एक चीज बची थी, खामोशी और एक भयानक सच। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सस्पेंस तो अब शुरू होता है, जब वो दोनों ये तय करते हैं कि इस सच्चाई को छुपाना कैसे है। कमरे में सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, और फर्श पर पड़ा एक ऐसा सच जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। मारिया सोफे के पास बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अब क्या करेंगे? उसकी आवाज टूटी हुई थी। जेरोम कुछ पल तक चुप रहा। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। हमें इसे छुपाना होगा, उसने धीरे से कहा। मारिया ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अगर ये बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा, जेरोम ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने एक फैसला लिया। गलत, लेकिन उसी पल उन्हें यही एक रास्ता लगा। जेरोम ने कहा, हमें सबूत खत्म करने होंगे ताकि कोई कुछ पता ना लगा सके। मारिया ने घबराते हुए सिर हिलाया। वो पूरी तरह सदमे में थी और शायद खुद सोचने की हालत में नहीं थी। सुबह का वक्त। मारिया पास के बाजार गई। उसके चेहरे पर सामान्य दिखने की कोशिश थी, लेकिन अंदर डर साफ था। दुकानदार ने पूछा, मैडम क्या चाहिए? कुछ बड़े बैग और पर्दे, उसने जल्दी जल्दी कहा। दुकानदार ने सामान दिया और मारिया बिना किसी से नजर मिलाए वापस लौट आई। फ्लैट के अंदर दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना पर काम किया जिसे सोच पाना भी मुश्किल था। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि सब कुछ इस तरह हटाया जाए कि कोई निशान न बचे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने जो किया वो बेहद गंभीर और कानूनन अपराध था, और इसके विवरण को समझना ही काफी है। समय बीतता गया। मारिया बार बार फर्श साफ कर रही थी।
यहां अभी भी दाग दिख रहा है, उसने घबरा कर कहा। ठीक से साफ करो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोशिश कर रही हूं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। शाम होते होते उन्होंने फ्लैट को जितना हो सकता था सामान्य दिखाने की कोशिश की। कपड़े बदले गए, चीजें अपनी जगह पर रखी गईं, लेकिन माहौल अब भी भारी था। रात, दोनों कार में बैठे थे। कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। मारिया ने धीमे से पूछा, क्या ये सब सही है? जेरोम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुंबई से दूर मनोर के जंगलों की तरफ सड़क सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा। कार धीरे धीरे जंगल के अंदर गई। दोनों ने मिलकर जो कुछ भी था उसे वहां छोड़ने की कोशिश की, ताकि कोई सबूत पीछे न बचे। कुछ देर बाद जंगल में हल्की आग की लपटें उठी। मारिया दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में डर, पछतावा और खालीपन साफ दिख रहा था। सब खत्म हो गया, जेरोम ने धीरे से कहा। लेकिन सच ये था, कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू हुई थी। मुंबई वापस लौटते वक्त दोनों चुप थे, ना कोई बात, ना कोई सवाल, बस एक डर कि क्या सच हमेशा के लिए छुप पाएगा। लेकिन सच की एक आदत होती है, वो छुपता नहीं, एक दिन सामने जरूर आता है। 9 मई 2008, मुंबई की सुबह। लेकिन इस सुबह में कुछ अजीब था। नीरज ग्रोवर, जो हमेशा समय के पाबंद माने जाते थे, उस दिन काम पर नहीं पहुंचे। ऑफिस में, यार नीरज आज तक कभी बिना बताए गायब नहीं हुआ, एक सहकर्मी ने चिंता जताई। दूसरे ने कहा, फोन लगाया क्या? हां, कई बार, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ घंटों बाद चिंता बढ़ने लगी। नीरज के दोस्तों ने एक दूसरे को कॉल करना शुरू किया। क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं, मैंने तो उसे कल रात के बाद नहीं देखा। धीरे धीरे ये बात उसके परिवार तक पहुंची। फोन पर, मेरा बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहा? आवाज में घबराहट साफ थी। उसी दिन मुंबई पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक अधिकारी ने फाइल देखते हुए कहा, हम जल्द ही जांच शुरू करेंगे। जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। एक पुलिस अधिकारी ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, सर आखिरी कॉल्स एक ही नंबर पर हैं, मारिया सुसाईराज। दूसरे अधिकारी ने बोला, लोकेशन? अंधेरी, धीरज सॉलिटर अपार्टमेंट। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। चलो वहीं चलते हैं। मारिया का फ्लैट। दरवाजे पे दस्तक हुई। मारिया ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट झलकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जी? उसने सामान्य बनने की कोशिश की। हम पुलिस से हैं, एक अधिकारी ने कहा। हमें नीरज ग्रोवर के बारे में कुछ सवाल करने हैं। मारिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। नीरज आखिरी बार यहां कब आए थे? पुलिस ने पूछा। वो 7 तारीख को आए थे। फिर? सुबह वो जल्दी निकल गए थे। कितने बजे? मारिया एक पल के लिए रुकी। शायद 6 बजे के आसपास। पुलिस अधिकारी ने एक दूसरे की तरफ देखा। पूछताछ जारी रही। क्या उन्होंने आपको बताया कि वो कहां जा रहे हैं? नहीं। क्या उनके साथ किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं, सब ठीक था। लेकिन मारिया की बातों में कुछ गड़बड़ थी। उसके जवाब बदल रहे थे, कभी समय अलग, कभी बातें अलग। एक अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, देखिए, सच बताना आपके लिए बेहतर होगा। मारिया की आंखें झुक गईं। अगले कुछ घंटों में पूछताछ और कड़ी हो गई। आप कह रही हैं वो सुबह गए, लेकिन हमारे पास उसके बाद के कोई कॉल्स या मूवमेंट नहीं है, अधिकारी ने कहा। मारिया चुप रही। और ये भी बताइए कि आपके फ्लैट में इतनी सफाई क्यों की गई है? अब मारिया के हाथ कांपने लगे। मारिया, सच क्या है? इस बार आवाज थोड़ी नर्म थी, लेकिन सीधी। कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट, और फिर मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं और नहीं छुपा सकती। उसकी आवाज टूट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन जेरोम यहां आया था। पुलिस अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए। फिर क्या हुआ? मारिया ने रोते हुए पूरी कहानी बतानी शुरू की। झगड़ा, गुस्सा, और फिर वो सब जो हुआ। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गया। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, तो नीरज अब? मारिया ने सिर झुका लिया। जवाब देने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एमिल जेरोम मैथ्यू को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजी गई। कुछ ही समय में उसे हिरासत में ले लिया गया।
जब ये खबर बाहर आई, मीडिया में हलचल मच गई। टीवी प्रोड्यूसर की हत्या, नेवी ऑफिसर पर आरोप, हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही थी। एक पत्रकार ने कहा, यह मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। मुंबई की वही चकाचौंध, लेकिन अब इस कहानी के पीछे का सच सामने आ चुका था। रिश्तों की उलझन, गुस्से का एक पल और उसके बाद लिया गया हर गलत फैसला, सब कुछ अब उजागर हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब शुरू होगा कानून का सामना, अदालत की सुनवाई और सजा का फैसला। समय बीत चुका था, लेकिन इस केस की गूंज अब भी हर जगह सुनाई दे रही थी। मुंबई की सेशन कोर्ट, जहां हर सुनवाई के दिन भीड़ जुटती थी। पत्रकार, वकील और सबसे महत्वपूर्ण, नीरज का परिवार। कोर्टरूम का माहौल। एक दिन कोर्टरूम में सन्नाटा था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे। दोनों पक्ष, अभियोजन और बचाव, अपनी अपनी दलीलें देने के लिए तैयार थे। अभियोजन पक्ष। सरकारी वकील खड़े हुए। माननीय न्यायालय, ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं है, ये एक सोची समझी हत्या है। उन्होंने आगे कहा, घटना के बाद जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई, वो ये साबित करता है कि आरोपियों को अपने किए का पूरा ज्ञान था। कोर्ट में हलचल हुई। बचाव पक्ष। अब बारी थी बचाव पक्ष की। जेरोम के वकील खड़े हुए। माननीय न्यायालय, ये घटना एक सडन प्रोवोकेशन का परिणाम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, एक व्यक्ति जिसने अपनी प्रेमिका के साथ किसी और को देखा, उसके गुस्से ने उसे नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। कुछ पल के लिए कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मारिया की भूमिका। मारिया सुसायराज। वो चुपचाप कटघरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में वही डर और पछतावा अब भी साफ दिखता था। उसके वकील ने कहा, मारिया ने हत्या नहीं की, लेकिन वो उस घटना के बाद गलत फैसलों में शामिल हो गई थी। सालों की सुनवाई। ये केस एक दो दिन का नहीं था। सालों तक गवाह आते रहे, सबूत पेश किए गए और हर बार नई बहस छिड़ती रही। मीडिया हर अपडेट को लाइव दिखाता था। फैसले का दिन 2011। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजर जज पर थी। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हर शब्द के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फैसला, एमिल जेरोम मैथ्यू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया जाता है। कोर्ट में हलचल मच गई। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई जाती है। मारिया के लिए, मारिया सुसायराज को सबूत मिटाने के जुर्म में 3 साल की सजा दी जाती है। एक चौंकाने वाला मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चूंकि मारिया पहले ही ट्रायल के दौरान लगभग 3 साल जेल में बिता चुकी थी, उसे अगले ही दिन रिहा कर दिया गया। नीरज का परिवार। कोर्ट के बाहर नीरज के परिवार के चेहरे पर संतोष नहीं था। एक परिजन ने कहा, यह इंसाफ नहीं है। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। हमारा बेटा चला गया और सजा इतनी कम। देश की प्रतिक्रिया। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कानून ने सही किया, तो कुछ ने इसे अन्याय बताया। अंत या एक सीख। आज भी यह केस भारत के सबसे चर्चित अपराध मामलों में गिना जाता है। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, यह रिश्तों, गुस्से और गलत फैसलों की कहानी थी। नीरज ग्रोवर, एक सपना जो अधूरा रह गया। मारिया, जिसने एक पल के फैसले में सब कुछ खो दिया। और जेरोम, जिसका गुस्सा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गया। आखिरी बात, यह कहानी हमें एक कड़वा सच याद दिलाती है। अनियंत्रित गुस्सा और असुरक्षा की भावना कभी कभी एक पल में सब कुछ खत्म कर देती है। समाप्त। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और कहानी सुनने